हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपकमिंग रेलवे वैकेंसी की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेलवे ने अपना ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दी है, जिसके तहत रेलवे में अब हर साल वैकेंसी आएगी और क्रमतः सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की जाएगी। इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी 2024 के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और अपकमिंग वैकेंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी नॉलेज चेक करनी है कि आप लोग कितने सवाल सही कर पाते हैं। ये हमारा क्लास 1 है। आप लोग पूरा सपोर्ट दिखाइएगा, सहयोग दिखाइएगा। जो भी आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगे, जो भी जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन रेलवे में 2019 के वैकेंसी से हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल सटीक होगी और ऑफिशियल होगी। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन एक सदिश राशि है। पूछा जा रहा है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले आपको वेक्टर क्वांटिटी समझना होगा। वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, यानी वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। तो स्पीड एक ऐसा है कि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये स्पीड है जो आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम ऐसा है जो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। एनर्जी भी आपका स्केलर क्वांटिटी है और वॉल्यूम भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखना है उसमें डिटेल देख लेना है, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प हो सके और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। स्पीड, एनर्जी और वॉल्यूम यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है और एंगुलर मोमेंटम है जो सिर्फ आपका यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। यानी जो केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा का जो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, यानी NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जो बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3। चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, क्वाशियोरकर डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। आपको बताना है कि जो क्वाशियोरकर रोग है ये किसकी कमी से होता है। आपके ऑप्शन है विटामिन के, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है प्रोटीन या ऑप्शन डी विटामिन डी। तो ये जो क्वाशियोरकर रोग होता है जिसमें कम उम्र में ही पेट निकल जाता है, वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन डी दिखाई दे रहा है, तो विटामिन डी की कमी से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिकेट्स यानी कि बीमारी होती है जो विटामिन डी की कमी से होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन से यहाँ पे क्वाशियोरकर हो जाएगा और विटामिन डी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट। यानी हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, किसे मापने के लिए किया जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट और जो मान सकते हैं मेजरमेंट का सवाल है, इससे काफ़ी ज़्यादा रेलवे में साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ये ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, उसे मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए अलग अलग यानी कि मान सकते हैं थर्मामीटर यूज़ किया जाता है या जो भी अलग। और वॉल्यूम आपका यहाँ पे वॉल्यूम है जो जैसे मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में ऐसे मेजर होता है। तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल ह्यूमिडिटी मेजर करने में किया जाता है। चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यहाँ पे साफ सवाल है कि सेल में सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है लाइजोसोम, सेलुलोज, माइटोकॉन्ड्रिया या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो सुसाइडल बैग है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइजोसोम को कहा जाता है। सिंपल सवाल है, लगभग रेलवे के हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइजोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है या किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल या किचन ऑफ द सेल कहा जाता है।
चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से रेलवे में लगभग सवाल हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से फिजिकल चेंज क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज किसे कहते हैं। तो फिजिकल चेंज वैसा चेंज होता है जो एक बार हुआ, वापस कुछ समय में या रिवर्स करने पे अपने ऑर्डर में जिस अवस्था में पहले था उसी अवस्था में आ जाए, उसे फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो एक बार हो गया तो वापस अपने अवस्था में कभी नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कागज़ का जलना, कागज़ एक बार जल गया तो अपने अवस्था में कभी नहीं आएगा। लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना एक ऐसा है कि लोहे में एक बार जंग लग गया तो जो पहले जैसा था वैसा कभी नहीं बन पाएगा। उसके बाद दही का जमना, यदि दूध से दही बन गया तो वापस है जो फिर दही से दूध नहीं बन सकता है। लेकिन जो एक स्प्रिंग होता है उसे यदि आप लोग खींच देंगे, बाद में छोड़ देंगे तो अपने अवस्था पे में वो आ जाएगा। तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल यहाँ से स्प्रिंग हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, ये एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। रेलवे में चाहे एनटीपीसी की बात करें या ग्रुप डी की बात करें या रेलवे के अदर पोस्ट की बात करें, तो फिजिक्स से न्यूमेरिकल हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और यदि आप लोग न्यूमेरिकल से भागिएगा तो फिर सवाल छूट जाएंगे और सिलेक्शन भी छूट जाएगा। आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स का सवाल है, इनिशियली ए स्टोन ऑफ 10 kg इज टेकन टू ए 10 मीटर हाइट बिल्डिंग एंड लेटर थ्रोन, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट 5 मीटर हाइट। सिंपल सा सवाल है, एक बिल्डिंग है जो इसकी हाइट टोटल 10 मीटर है, ठीक है। उसके बाद एक स्टोन जिसका वजन 10 kg है, इसे यहाँ पे रखा जाता है, बाद में इस स्टोन को नीचे गिरा दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि जब ये 5 मीटर का हाइट पे आएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि यदि किसी भी मास में हाइट आ जाती है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m मास इनटू g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। तो यहाँ पे यानी कि ये जो 10 kg का ऑब्जेक्ट है जब 10 मीटर के हाइट पे ले गया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आपका मास है यानी 10 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेंगे क्योंकि इसका वैल्यू होता है 9.8 फॉर्मूले में, यानी कि फिजिक्स में 10 लेके चलते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो सके। और हाइट भी इसका 10 है, यानी टोटल इसमें पोटेंशियल एनर्जी आपका आ चुका है 1000 जूल। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी कंजर्व रहता है हर पॉइंट पे। इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पे, यानी कहीं भी पॉइंट पे आपका एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, यानी जितना पहले था बाद में भी उतना ही होगा। तो 1000 जूल यानी कि हमारा टोटल एनर्जी है। अब जब 5 मीटर की हाइट पे आएगा तो 5 मीटर के हाइट पे भी आपका जो एनर्जी है वो 1000 जूल ही रहेगा। लेकिन 5 मीटर के हाइट पे यदि आप लोग देखेंगे तो वो उसमें यानी कि वेलोसिटी आ चुका होगा, स्पीड आ चुका होगा, क्योंकि वो ऊपर से गिर रहा है। तो 5 मीटर हाइट पे सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी 5 मीटर के हाइट पे क्या होगा। तो मास इसका 10 kg है, g 10 होगा और h आपका 5 हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी 5 मीटर के हाइट पे आपका 500 जूल हो जाएगा। टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, यानी कि इनिशियल में 1000 जूल था तो अभी भी 1000 जूल होना चाहिए, लेकिन आया 500 जूल ही। 500 जूल कहाँ गया, तो 500 जूल है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसमें अब वेलोसिटी आ चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। टोटल काइनेटिक एनर्जी 500 जूल हो जाएगा, हाफ मास कितना है 10 और यहाँ पे v², ये आपका 5 से कटा, ये 100 आ गया। 100 का आप लोग यहाँ पे रूट लेंगे तो टोटल यहाँ पे v का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर, v बराबर 10 मीटर पर सेकंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 10 मीटर पर सेकंड इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के यानी कि आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है। कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर रहेगा तो सवाल आपके बनेंगे। चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फिल्ड इन बल्ब, यानी बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन या रेडॉन। तो ये काफ़ी कॉमन सवाल है जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो गैस है वो बल्ब में भरा जाता है, क्योंकि ये मान सकते हैं नोबल गैस है, ये रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की खोज
खोज किसने की? अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं कि किसने डिस्कवरी की। तो आपको याद रखना है कि इसका एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, जिसका ट्रिक है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईंट पर नाच, यानी ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन को खोज किसने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का यहाँ पे साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है। तो विटामिन डी का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है वो आपका कैल्सीफेरोल होता है। कैल्सीफेरोल है जो आपका विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ पे जो दो ऑप्शन बच जाते हैं, रेटिनोल और थायमीन, आपको नीचे कमेंट में बताना है कि रेटिनोल और थायमीन किस विटामिन के साइंटिफिक नेम है। आई होप जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, सही कैंडिडेट हैं, वो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बताना है कि रेटिनोल और थायमीन किस विटामिन के नाम है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जैसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जैसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।